स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर। तो बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल लेसन का आज है 17वां एपिसोड और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोनों का भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जो है हमने 4 पढ़ने हैं। एक हमने पढ़नी है भौतिक अवस्था, एक हमने पढ़नी है गंध, एक हमने पढ़ना है इनका क्वथनांक और एक पढ़ना है विलेयता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वथनांक। क्वथनांक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए क्वथनांक टॉपिक समझाने के बाद में उसको सॉल्व करने के लिए उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। ये क्वेश्चन भी हम साथ के साथ आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले भौतिक अवस्था और गंध बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं क्या कि भौतिक अवस्था मतलब ये ठोस है, द्रव है या गैस है। तो बिल्कुल आसान है कि जो छोटे सदस्य होते हैं, छोटे होंगे तो हल्के होंगे, हल्के होंगे तो या तो वो द्रव होंगे या फिर गैस होंगे। जैसे जैसे भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो ठोस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सबसे छोटा सदस्य मैथेनॉल, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, तो वो या तो गैस में होता है या फिर द्रव अवस्था में होता है। अब जैसे जैसे इसका भार बढ़ा, मैथेनॉल से एथेनॉल हुआ, तो ये वाष्पशील द्रव में बदल गया और उच्च सदस्य बढ़ेंगे जैसे एल्डिहाइड कीटोन के 5, 7, 10, 20 कार्बन वाले, तो भार बढ़ता जाएगा। भार बढ़ते जाएंगे तो क्या होते जाएंगे? ठोस होते जाएंगे। तो उच्च सदस्य ठोस होते हैं, ये वाले गैस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं। एथेनॉल क्या है? द्रव है। क्लियर बात। इसके बाद है गंध। गंध मतलब स्मेल, खुशबू, बदबू, जिसको अपने बात कहते हैं, वो गंध होती है। तो इसके जो निम्न सदस्य होते हैं ना, मतलब 1-2 कार्बन वाले जो सदस्य होते हैं, इनमें तो क्या होते हैं कि अरुचिकर गंध आती है, अच्छी गंध नहीं आती। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सदस्य जो है उच्च सदस्य होते जाते हैं, कार्बन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनमें खुशबू भी जो है वो कैसी होती जाती है? फलों जैसी होती जाती है, अच्छी अच्छी खुशबू होती जाती है। तो सिंपल सी बात थी, ये दोनों बातें हुई कंप्लीट। अब आ जाओ आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वथनांक पर। साफ करने जा रहा हूं। आ जाओ बच्चों, इसका आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो थोड़ा सा पीछे करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? क्वथनांक की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और साथ में इसके हम आज क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी बात सीखते हैं। क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, द्रव वाष्प में बदलता है, यूं भी अपने कह सकते हैं, वह ताप जिस पर कोई द्रव जो है वो वाष्प में बदलने लग जाता है। द्रव वाष्प में, द्रव वाष्प में। द्रव और वाष्प में अंतर क्या है कि द्रव के कण पास पास में, वाष्प के कण दूर दूर। तो इसका मतलब जो पास पास पड़े कण है ना, उनको हमें ताप दे करके दूर दूर करना है। अगर उन दोनों के बीच में बंध मजबूत होगा ना, तो दूर दूर करना मुश्किल होगा, ज्यादा ताप देना पड़ेगा और क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में बंध कमजोर है तो थोड़े से ताप पर ही वो दूर दूर हो जाएंगे, मतलब उसका क्वथनांक कम होगा। अगर मैं इस बात को इन शॉर्ट लिखना चाहूं तो आप यूं समझें कि अंतर आणविक जो द्रव, अंतर आणविक जो आकर्षण बल है, ठीक है, अंतर आणविक जो आकर्षण बल है, वो जितने ज्यादा होंगे वो उन यौगिकों का क्वथनांक जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अगर अंतर आणविक आकर्षण बल जितना मजबूत होगा अणुओं के बीच में, उनका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब अंतर आणविक जो आकर्षण बल है ना, वो 3 है हमारे पास। कौन कौन से? एक तो है वान डर वाल्स बंध। कौन सा है? वान डर वाल्स बंध है। ठीक है, और फिर आता है अपने पास, इसके बाद मैं लिख रहा हूं द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन सा है? द्विध्रुव आकर्षण बल है। दूसरा बंध ये होता है, इनमें नहीं, एल्डिहाइड कीटोन में नहीं, मैं सामान्य बात कर रहा हूं। सबके अंदर या तो वान डर वाल्स बंध होगा या द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। ये भी एक प्रकार का, हालांकि वान डर वाल्स बंध ही है। फिर जो है इसके बाद क्या आता है? हाइड्रोजन बंध आता है। कौन से वाला बंध आता है बच्चों? हाइड्रोजन बंध आता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध आ गया। 3 बंध हैं, वान डर वाल्स बंध, द्विध्रुव आकर्षण बल और हाइड्रोजन बंध। तो ये जो बंध है वो सबसे कमजोर है। सबसे क्या है? कमजोर है। इससे मजबूत कौन है? द्विध्रुव आकर्षण बल। और द्विध्रुव आकर्षण बल से सबसे प्रबल कौन है? हाइड्रोजन बंध है। तो इनके बंध की मजबूती का क्रम ये है भैया, ये सबसे कमजोर, ये उससे मजबूत और ये सबसे मजबूत।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जिन यौगिकों में ये पाया जाएगा उसका क्वोथनांक सबसे कम होगा, और जिन यौगिकों में ये पाया जाएगा उसका क्वोथनांक और ज्यादा होगा, और जिस यौगिकों में ये पाया जाएगा उसका क्वोथनांक सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये जो है ना, ये जो बात मैंने लिखी है, इस बात को आप जो एक डिब्बा बना करके लिख लो कि जिनमें वैन डर वाल्स बंध पाया जाएगा उसका क्वोथनांक सबसे कम होगा, द्विध्रुव आकर्षण वालों का क्वोथनांक उससे ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन बंध वालों का क्वोथनांक सबसे ज्यादा होगा इन तीनों के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अब अपने पास ये एक कंसेप्ट सीखा, ये एक कंसेप्ट सीखा। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, पहले उनको समझते हैं फिर वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले। चलिए बच्चों अब आ जाओ आप। पहली बात मैं कर रहा हूं कि जो अपने पास कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। तो पहली बात समझ रहे हैं, कहता है कि जो कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बोनिल यौगिकों का क्वोथनांक जो है संगत अणुभार, संगत मतलब लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथरों से ज्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन व ईथरों से अधिक होता है। क्यों? ईथरों से अधिक होता है क्यों? ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है अपने पास। तो आप एक बात जान ले बच्चों, इसका जो आंसर है वो हम हालांकि पहले बेसिक जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख चुके हैं, लेकिन यहां पर मैं एक बार थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेता हूं। आपको ये बताना है कि जो हाइड्रोकार्बन और ईथर है, हाइड्रोकार्बन व ईथर के अंदर जो बंध पाया जाता है वो कौन से वाला पाया जाता है? इनमें बंध पाया जाता है बच्चों वैन डर वाल्स बंध पाया जाता है। कौन से वाला बंध पाया जाता है? वैन डर वाल्स बंध पाया जाता है। और जो कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बोनिल यौगिक जो है, कार्बोनिल यौगिक, उनमें इस तरीके की स्थिति होती है। देखो कार्बोनिल यौगिक क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O और ये दो संरचनाएं खाली, ये जिसमें कार्बोनिल समूह होता है वही तो कार्बोनिल यौगिक होता है। यही तो हम शुरू से इस लेसन में पढ़ते आ रहे हैं। और ये फिर अपने पास एक कार्बोनिल यौगिक, देखो ये रो, ये कार्बोनिल समूह एक, ये रहा। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो इसका मतलब है कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच के रखेगा। जब कोई परमाणु दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो उस पर माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आंशिक माइनस, और इस पर क्या आएगा? आंशिक प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो ऑक्सीजन है ये भी आंशिक माइनस और ये भी आंशिक प्लस। आपको पता है ना कि जब प्लस माइनस आ जाता है तो क्या बन जाता है? द्विध्रुव। क्या बन जाता है? द्विध्रुव। तो ये द्विध्रुव बन गया, ये भी द्विध्रुव बन गया। अब इस द्विध्रुव का प्लस इसके माइनस से आकर्षित होगा और इसका माइनस इसके प्लस से आकर्षित होगा। यहां पर जो आकर्षण बल बन जाएगा वो कौन से वाला बन जाएगा? द्विध्रुव आकर्षण बल बन जाएगा। द्विध्रुव आकर्षण बल बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिकों में कौन सा बंध? द्विध्रुव आकर्षण बल। और हाइड्रोकार्बन व ईथर में कौन सा? वैन डर वाल्स बंध। कमजोर कौन सा होता है? वैन डर वाल्स बंध होता है, इसलिए इनका क्वोथनांक कम। और ये जो है ये बंध कैसा होता है इसकी तुलना में? मजबूत। ये द्विध्रुव आकर्षण बल मजबूत होता है, इसलिए कार्बोनिल यौगिकों का क्वोथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर अगर वन वर्ड में आंसर देना हो तो हम कहेंगे क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए जो है कार्बोनिल यौगिकों का क्वोथनांक हाइड्रोकार्बन और ईथर से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो एक हमने ये पॉइंट कर लिया क्लियर। अब आ जाओ आप इसके बाद नेक्स्ट, ये इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, फिर इसी के अंदर मैं और चेंज करता हूं। देखो क्या किया मैंने, इस बार यहां पर ये लाइन कम कर दी, इसको बदल रहा हूं मैंने कहा कार्बोनिल यौगिकों का क्वोथनांक संगत अणुभार वाले एल्कोहलों से कम होता है। किससे कम होता है? एल्कोहलों से कम होता है। क्यों कम होता है? क्यों? ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इस बार अपने को इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा दो। ये लो, अपने क्या कर रहे हैं, इसने कहा कि एल्कोहलों से कम होता है। तो एल्कोहलों के अंदर क्या कहानी होती है ये समझ लो बच्चों। एल्कोहलों के अंदर ये कहानी होती है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहलों की संरचना होती है कि यूं ROH,
फिर यहाँ पर ROH। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया कि ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा आंशिक माइनस, यहां पर क्या होगा आंशिक प्लस। इसी तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा तो आंशिक माइनस और ये क्या होगा आंशिक प्लस। यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस के बीच में दुर्बल बंध बन जाएगा। लेकिन इसको हम द्विध्रुव आकर्षण बल नहीं कहेंगे, क्योंकि दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो उस बंध का नाम क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा नाम होता है, हाइड्रोजन बंध इसका नाम होता है। इन दोनों के बीच में जो बंध बन रहा है वो कौन से वाला बंध बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है। और आपको अभी अभी मैंने बात बताई थी कि द्विध्रुव आकर्षण बल से हाइड्रोजन बंध क्या होता है, मजबूत होता है। इसलिए एल्कोहलों का क्वथनांक कार्बोनिल यौगिकों से ज्यादा मजबूत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता लग गया कि कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहलों या कार्बोनिल यौगिकों का क्वथनांक संगत अणुभार वाले एल्कोहलों से कम क्यों होता है, मतलब एल्कोहलों का ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहलों के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और कार्बोनिल यौगिकों के अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो बातें आपकी क्लियर होगी। लेकिन इससे हमारा ये वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक लाइन में सारी बातें जो है वो लिख डालता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। चलिए अब अपने बात करते हैं, साफ कर रहा हूं मैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, आ जाओ, क्या एक ही लाइन याद रख लो, बाकी चाहे चीजें भूल जाना, लेकिन ये बात याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के से बने यौगिक जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास ईथर, और उसके बाद आ गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से ध्यान रखना, एल्डिहाइड से कीटोनों का क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर क्या आ गया, कीटोन, और कीटोन के बाद कौन आ गया, एल्कोहल। कौन आ गया, एल्कोहल आ गया। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि आप ये क्रम ध्यान को, सबसे कम क्वथनांक होता है हाइड्रोकार्बनों का, उससे ज्यादा होता है ईथर का, और ईथर से ज्यादा होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड से ज्यादा होता है कीटोन का, और कीटोन से ज्यादा होता है किसका बच्चों, एल्कोहल्स का। अगर ये आप क्रम याद रखोगे तो फिर आपको पहले वाली थ्योरी अगर नहीं भी याद तब भी ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है बात। हाइड्रोकार्बन तो उसमें तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। ईथर कौन सा होगा, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उसको हम ईथर कहेंगे। एल्डिहाइड आपको पता ही है, RCHO, जिसमें लास्ट में CHO होगा। कीटोन होगा RC डबल बॉन्ड O और R कीटोन होगा। और एल्कोहल आपको पता है कार्बन श्रृंखला के साथ में क्या होगा, OH होगा। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस बेस पर अगर मैं पहला उदाहरण नंबर 12.2 करूं तो कह रहा है कि निम्न यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में लिखो। 4 यौगिक दे रखे हैं, तो पहले यौगिक को मैं पहचानता हूं कि ये है कौन, तो पहचाना तो लास्ट में CHO लिखा हुआ था, मैं समझ गया कि ये कौन बंदा है, ये एल्डिहाइड। कौन है, एल्डिहाइड है। फिर मैंने इसको देखा तो इसके लास्ट में CH3 CH2 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 OH आ गया, तो जब लास्ट में OH होता है तो क्या होता है, एल्कोहल होता है। और यहाँ पर C2H5 के बीच में O है, तो ये क्या है, ईथर है। और यहाँ पर देखो CH3 CH2 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 CH3, ये सारे कार्बन हाइड्रोजन ही है, कुछ है ही नहीं, तो ये हाइड्रोकार्बन है। अगर इन चारों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे कम क्वथनांक, देखो बढ़ता क्रम अगर लिखना है तो पहले सबसे पहले किसको लिखेगा, जो सबसे कम है। ठीक है, जैसे आप प्रेयर में लाइन बनाते हो तो आप बढ़ते क्रम में बढ़ाते हो, ऐसे तो पहले सबसे पहले किसको खड़ा करते हो, जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो क्वथनांक जिसका सबसे कम है, बढ़ता क्रम बढ़ाना है तो सबसे पहले उसको लिखा जाएगा जिसका क्वथनांक सबसे कम है। और सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का। और इनमें से मैं पहचान गया कि हाइड्रोकार्बन ये है, तो सबसे पहला ये लिखोगे। उसके बाद कौन आता है, ईथर। और ROR ईथर होता है, देखो ये R और ये O, तो ये ईथर है, तो इसका मतलब 2 नंबर पर ये आएगा। और ईथर के बाद कौन आएगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड देखो इसमें कौन सा है, CHO वाला ये एल्डिहाइड, ये आएगा 3 नंबर पर। और फिर कीटोन है नहीं, तो कौन सा है बाद में, एल्कोहल। और एल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है, तो इसका क्वथनांक आएगा 4 नंबर पर। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये इनका बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आसानी से आ गया, अगर हमें ये वाली ट्रिक याद थी तो।
ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं पाठ्य नीति प्रश्न 12.2 की। ये भी कह रहा है कि निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। अब नीचे यौगिक क्या दे रखे हैं, मैं पहले पहचानूंगा, पहला काम हमें पहचानना है, ऐसा नहीं कि सीधा ठोकने लग जाओ आंसर, नो पहले पहचानो। पहले पहचाना, ये देखा यार ये CHO को तो मैं जानता हूं, ये तो कौन होता है, एल्डिहाइड होता है। OH को भी मैं जानता हूं, कौन होता है, अल्कोहल। अरे ROR बीच में O आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ईथर। और ये CH3 CH2 सारे ही कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्वथनांक का बढ़ता क्रम तो सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का। तो चलो भाई 1 नंबर पर हाइड्रोकार्बन, फिर कौन, ईथर, फिर कौन, एल्डिहाइड, फिर कौन, अल्कोहल। तो 1 2 3 4 ये इनका बढ़ता क्रम हो जाएगा। क्लियर हुई बात बच्चों? तो इस प्रकार से हम क्वथनांक के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और, इस तरीके के क्वेश्चंस और पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे पुराने पेपर देख लेना, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके लिए ये सीरीज याद होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा और बढ़ाना है तो इसके अंदर एक चीज और डाल लेना, वो चीज क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन सब में कार्बोक्सिलिक अम्ल और अगर आ जाता तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक जो है वो सबसे ज्यादा होता। ये बस और जोड़ लेना, लगभग सारे आ जाएंगे। अभी मैं बीच में और मैं चेंज करूंगा, एल्कोहलों से पहले बीच में कीटोनों के बाद और एल्कोहलों से पहले यहाँ पर एमीन और डाल लो, एमीन और डाल लो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सारे सिलेबस का ये चार्ट बन गया, सारे सिलेबस का चार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने और कर लेंगे इसको, लेकिन अभी ये वाला जो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए इतनी बातें ठीक थी। ठीक है, एक बार और मैं करवाऊंगा, GOC में भी ये क्वथनांक आपने कर रखा होगा। चलिए मैं साफ करता हूं इसको, हो गया ये सारा। चलिए अब देखो एक बात और सीख लो, इसके बाद आज की क्लास हो जाएगी कंप्लीट। आगे एमीन चैप्टर पढ़ लेंगे और जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लेंगे तो पूरे सिलेबस के क्वथनांक की एक ही सीरीज बन जाएगी। वो सीरीज याद रखेंगे, कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए हम उसका आंसर बना लिया करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो। ठीक है, अभी एक बार इतना ही। चलिए अब अपने बात क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चों विलेयता की। विलेयता क्या होता है, घुलना। विलेयता क्या होता है, घुलना। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखें, सबसे पहला पॉइंट, जो कार्बनिल यौगिक होते हैं वो जल में क्या होते हैं बच्चों, जल में लगभग सभी विलय होते हैं। जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। क्यों, क्योंकि वो कार्बनिल यौगिक जो है वो इस तरीके से होते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये भी हो गया C डबल बॉन्ड O। अब इनके बीच में आ गया जल, जल क्या होता है, OHOH। ठीक है, मतलब H2O जल होता है, H2 और O। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बंध बनने के कारण में, क्योंकि कार्बनिल यौगिकों का ऑक्सीजन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। इसलिए जल में क्या होते हैं बच्चों, विलय होते हैं। यहाँ पर इनके साथ क्या है, RH है या RR है, जो भी है, कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये हो जाएंगे। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना कि ये R समूह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, R समूह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब R मतलब एल्किल समूह, एल्किल समूह जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है, मतलब R मतलब कार्बन श्रृंखला, एक कार्बन से 2, 2 से 3, 4, 5, 7, जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विलेयता कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी बच्चों, विलेयता जो है वो कम होती जाती है। विलेयता कम होती जाती है कब, जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो आपके पास अभी तक जो मैंने ये लिखा है ना, इससे एक बात समझ में आई क्या, कि एक तो कार्बनिल यौगिक जल में होते हैं, जल में विलय होते हैं। पूछे क्यों, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन बंध के कारण। फिर कहेगा कि जैसे जैसे R समूह बढ़ेगा वैसे वैसे जल में विलेयता, आप कहोगे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपने क्या कहना है, एक बात और समझ लो कि जल में विलय है ना, तो एक स्टार डाल करके एक बात लिखवा रहा हूं मैं, इधर देखें, स्टार डाल करके एक बात लिखा रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो अभी लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उस लैब असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है बच्चों, फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। पेपर में आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि फॉर्मेलिन क्या होता है,
ठीक है, तो आप कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। और इस फॉर्मेलिन का उपयोग क्या है? उपयोग क्या है? अरे आपने जो बायोलैब देखिए, बायोलैब के अंदर जीवों को जो है एक विलयन के अंदर डाला हुआ होता है पानी से के अंदर। अब वो पानी के अंदर पड़े तो मरे हुए पड़े हैं तो वो सड़ जाएंगे, लेकिन वो सड़ते क्यों नहीं, सुरक्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि वो किस में रखे हुए होते हैं? फॉर्मेलिन में रखे होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहेंगे? जीवों के प्रादर्श को सुरक्षित रखने के लिए, जीवों के प्रादर्शों को सुरक्षित रखने में इसमें रख करके जो सुरक्षित रखा जाता है, किसमें? फॉर्मेलिन में डुबो करके इनको सुरक्षित रखा जाता है। जो बायोलॉजी के जो जीवों के जो प्रादर्श जिनको अपने कहते हैं, वो स्पोर्स जिनको कहते हैं, वो जो है किसमें डुबोए हुए होते हैं? फॉर्मेलिन में होते हैं, पानी में नहीं होते। पानी में हो तो वो सड़ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये एक और बात सीख ली अपने। चलिए एक बात लास्ट, कि जो कार्बनिक यौगिक है ना, वो किसमें? अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों, या जिनको हम कहते हैं कार्बनिक विलायक। ठीक है, जैसे अल्कोहल, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे बेंजीन, इन सब में ये क्या होते हैं बच्चों? विलय होते हैं। इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहला चैप्टर कौन सा है? आपका पहला चैप्टर हेलो एल्किन हेलो एरीन, उसका पूछ ले तो भी वो अध्रुवीय विलायकों में विलयी होंगे। फिर आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये भी अध्रुवीय विलायकों में या कार्बनिक विलायकों में विलयी होते हैं। फिर आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी कार्बनिक विलायकों में विलयी होते हैं। आगे एमीन, तो कार्बनिक विलायकों में विलयी होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही ये सारे यौगिक भी हम कौन से पढ़ रहे हैं? कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं। और घोल किस में रहे हैं? कार्बनिक यौगिक में ही घोल रहे हैं, जिसे हम अध्रुवीय विलायक कह रहे हैं। तो समान को घोलता है, इसलिए अध्रुवीय या कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। और इस प्रकार से जो है आज की क्लास ये हो गई कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि एक क्लास में आपको बहुत सारी चीजें इस क्लास में सीखने को मिली हैं बच्चों। ऐसा है कि जो साथ में देख रहे हैं वो ठीक है, जो बाद में देखेंगे वो भी बच्चे जो है, एक तो इसको क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारा सिलेबस 12th का अपना चैनल पर है। और इसी तरीके से एपिसोड वाइज आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर दो और दोस्तों को शेयर भी कर दो। कमेंट करके बताओ भी कि ये जो क्लासेस हैं वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसी आपको समझ में आ रही है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।